जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल स्मार्ट स्टडी डीएस में। साथियों, आज की इस वीडियो में आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम को क्रैक करने के लिए स्पेशली साइंस की क्लास लेकर आए हैं। यानी कि साइंस के पूरे 120 क्वेश्चंस देखेंगे जो आपकी शिफ्ट पर भारी पड़ने वाले क्वेश्चन हैं। मैं कहूँगा अगर आपकी परीक्षा दिसंबर माह में है और आपने इस वीडियो में एंट्री कर ली है तो आज की इस वीडियो का एक एक सवाल आपके जहन में स्टोर हो जाना चाहिए, आपके मनोमस्तिष्क में स्टोर हो जाना चाहिए। अगर ऐसा है कि 120 के 120 क्वेश्चन आप तैयार कर लेते हैं, इनको रट लेते हैं, तो मेरा मानना है साइंस में आपको कोई प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगी। अभी तक जितने भी शिफ्ट हुई हैं उन सभी शिफ्ट पर आधारित ये आपकी क्लास है। ये 120 ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो पूरी साइंस को कवर अप करवाएंगे, सबसे टॉप लेवल के क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है, जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो मैं कहूंगा लैमार्क एवं ट्रेविनरंस के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो अगर हम लोग बात करें राइट आंसर हिपोक्रेटस हो जाएगा। चिकित्सा शास्त्र का जनक हिपोक्रेटस को कहा जाता है। उसके बाद ट्यूबरक्लोसिस रिसर्च सेंटर ये कहाँ स्थित है? तो मैं कहूंगा ये आपका चेन्नई में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है? पक्षियों से संबंधित अध्ययन की अगर मैं बात करूं तो ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात के गांधीनगर में ये प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये हरियाणा के करनाल में है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। उसके बाद देखिए बहुत तेजी के साथ हम लोग कवर करवाएंगे, 120 क्वेश्चंस का सफर कवर अप करेंगे। कह रहा वायरस के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसको वायरोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वायरोलॉजी कहा जाता है वायरस के अध्ययन को। अगला देखिए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर स्थित है? तो अगर बात करिए ये कहाँ पर स्थित है, ट्रॉम्बे में स्थित है। ट्रॉम्बे आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? तो पोलियो के टीके की खोज यहाँ पर जॉन ई सॉल्क के द्वारा की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। डायनामाइट का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? ये अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया था। ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है पोजीट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इंडक्शन की अगर बात करें तो एंडरसन के द्वारा इनकी खोज की गई थी। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता अधिक होती है? तो वेधन क्षमता की बात करें तो गामा किरणों की सबसे अधिक होती है। अगला देखिए टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो आपको मालूम होना चाहिए ग्राहम बेल, यानी कि अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा यहाँ पर टेलीफोन का आविष्कार किया गया था, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सोलर सिस्टम को किसने खोजा था, ये पूछा जा रहा है। उससे पहले एक बात बताऊंगा कि अगर आप लोग अपने एग्जाम ग्रुप डी की तैयारी करके इसको क्रैक करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी कराए हैं। आप सभी लोग चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा और आरआरबी ग्रुप डी से रिलेटेड पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे और आपके एग्जाम से रिलेटेड एनालिसिस मैं आपको करवाता हूं, एकदम रियल एथेंटिक एनालिसिस। तो उन सभी वीडियोस को देखिएगा। तो इन सभी पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी बनता है और अपने फ्रेंड सर्किल में इसको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि आप सभी का भी फायदा हो और आपके फ्रेंड सर्किल में भी इसको बेनिफिट, इस वीडियो का बेनिफिट उन सभी दोस्तों को भी मिल पाए जो आपके साथ में स्टडी करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या होता है? अगर इसकी बात करें तो ये क्या इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन या प्रोटॉन होता है? आप सभी को यहाँ पर बताना है। इसका क्या राइट आंसर होगा आप सभी लोग बताइएगा। तो नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर की अगर मैं बात करूं तो ये आपका क्या होता है? ये यहाँ पर पॉजिट्रॉन होता है। क्या पॉजिट्रॉन नहीं होता है साथियों? ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर ये क्या है? न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं कहूँगा मैक्स प्लांक की बात करें तो इनके द्वारा क्वांटम सिद्धांत दिया गया था। आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद रेडियोधर्मिता का आविष्कार किसने किया था? तो ये किसके द्वारा किया गया था? रेडियोधर्मिता का आविष्कार ये हेनरी बेकुरल के द्वारा किया गया था। बिल्कुल ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ।
प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए इनमें से सूक्ष्म तत्व कौन सा है? क्लोरीन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन? मैं कहूंगा हाइड्रोजन जो है ये सूक्ष्म तत्व है। आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ हो जाएगा। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? बताइए। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर ये किस नाम से जाना जाता है? ये आपसे पूछा जा रहा है कि अप्सरा। आपको याद रखना है भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर की अगर मैं बात करूं तो ये अप्सरा नाम से जाना जाता है। अप्सरा यानी कि ऑप्शन नंबर बी अगर आपका जवाब है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इस स्टेथोस्कोप का यूज किया जाता है हृदय की गति को सुनने के लिए। अगला देखिए क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है बैरोमीटर के द्वारा की जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला देखिए कह रहा है सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तुओं को रखा जाता है तो लेंस और प्रकाश की केंद्र के बीच रखा जाता है, यानी आपकी क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने के लिए किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो किसका यूज किया जाता है? निकिल का इस्तेमाल किया जाता है। निकिल आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है। साथियों मैं बहुत तेजी के साथ ये क्वेश्चंस करवा रहा हूँ क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है और इस कम समय में आपको क्या पढ़ाना चाहिए वो मुझे पता है कि आपके एग्जाम में जो आएगा वो सबसे जरूरी आपके लिए है, वही मैं आपको स्टडी करवा रहा हूँ। तो अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। इस चैनल का नाम है स्मार्ट स्टडी डीएस और आपको ये समझ लीजिएगा ये सिलेक्शन देने के लिए ये चैनल बना हुआ है। तो अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर लौह चूर्ण का यूज किया जाता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है जब वस्तु अनंत पर होती है या फोकस दूरी पर होती है, ध्रुव पर होती है या फोकस और ध्रुव के बीच में होती है। तो मैं कहूंगा जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में होती है तब आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। अगला देखिए कह रहा है रक्त का दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो मैं कह सकता हूँ रक्तदाब की अगर मैं बात करूँ यानी ब्लड प्रेशर की बात करूँ तो स्फिग्मोमेनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। अगला देखिए कह रहा है ट्रांसफार्मर का कोड बना होता है क्रोड। तो ये आपको बता दूं नर्म लोहे का बना होता है ट्रांसफार्मर का क्रोड। अगला देखिए यहाँ पर ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम पर आधारित है। ट्रांसफार्मर जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर आधारित है। अगला देखिए कह रहा है ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है एसी को डीसी में बदलने के लिए, डीसी को एसी में बदलने के लिए, डीसी वोल्टेज में उपचयन या अपचयन करने के लिए। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है एसी वोल्टेज में उपचयन या अपचयन करने के लिए ये आप ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? मुझे बताइए रक्त परिवहन की खोज किसके द्वारा की गई थी? ये बात आपको यहाँ पर याद करके रखना है। तो ये विलियम हार्वे या रोनाल्ड रास, रॉबर्ट कोच या वैटिंग के द्वारा की गई थी, ये हमको बताइए। अगर आपका जवाब विलियम हार्वे है तो मैं कहूँगा आपका जवाब यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि विलियम हार्वे अगर आपका जवाब है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कह रहा है श्री हरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? तो मैं कहूँगा ये आंध्र प्रदेश में स्थित है श्री हरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र। अगला देखिए भारत में अपना पहला परमाणु विस्फोट कहाँ किया गया था? ये पोखरण में किया गया था भारत का पहला परमाणु विस्फोट। उसके बाद देखिए भारत में अपना पहला परमाणु विस्फोट कब किया था? 18 मई 1974 में। ये कहाँ किया था? पोखरण में किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। कह रहा है परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? मैं कह सकता हूँ डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की बात करें तो परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन डॉक्टर होमी भाभा की अध्यक्षता में किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला देखिए भारत निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह कौन सा था? तो ये यहाँ पर इनसैट 2A की बात चल रही है, यानी ये भारत में पहला निर्मित बहुउद्देशीय उपग्रह था इनसैट ए। अगला कह रहा है रेडार का अर्थ क्या है? बताइए। रडार की अगर मैं बात करूं तो ये क्या है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग की अगर मैं एंड रेजिंग इसका अर्थ है। अगला देखिए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई थी? बताइए। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1952, 1972, 1913, 1954। तो आपका जवाब यहाँ पर क्या हो सकता है? फटाफट बताइए। अगर 1954 आपने दिया है तो 1954 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1954 में ही हुई थी।
भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र ये कहाँ स्थित है बताइए। तो ये अगर मैं बात करूं तो ये आपका गोवा में स्थित है। गोवा आपके सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर करा है मलेरिया की कीटाणु की खोज किसने की थी, तो बताइए किसके द्वारा की गई थी। रोनाल्ड रॉस के द्वारा ये मलेरिया के कीटाणु की खोज की गई थी। अगला देखिए 50 सवाल मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया, कुछ सवाल और आपके बाकी हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे तरीके से अगर ईमानदारी के साथ इन सभी क्वेश्चंस को देखते हो तो मेरा मानना है कि आपकी जो विज्ञान की दिक्कत है, ये विज्ञान की जो समस्या है, ये खत्म हो जाएगी। विज्ञान की क्वेश्चन यहाँ पर आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर बात करें डीएनए की खोज किसने की थी बताइए। वाटसन एवं क्रिक के द्वारा की गई थी। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, वाटसन और क्रिक के द्वारा ही इसकी खोज की गई थी। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बिना पूछे चुने का रासायनिक सूत्र क्या है, ये आपको यहाँ पर फटाफट बताना है। तो यहाँ पर इसका सूत्र क्या होता है आपको ध्यान रखना है। बिना पूछे चुने का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम क्लोराइड है। क्या है, कैल्शियम क्लोराइड है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें इसके रासायनिक सूत्र की, तो नाम कैल्शियम ऑक्साइड है, क्लोराइड नहीं है। ये इसका रासायनिक नाम है अगर आपसे पूछा जाए, और इसका रासायनिक सूत्र CaO है। ये दोनों बातें आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर शुष्क बर्फ ये कहाँ पाई जाती है, ये आपसे पूछा जाता है। तो ये शुष्क बर्फ की अगर मैं बात करूँ तो ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ये शुष्क जो है बर्फ कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला देखिए कह रहा है अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका रासायनिक नाम क्या है ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, फटाफट बताइए। तो ये अगर बात करें तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर क्या, यहाँ पर ध्यान रखना है अश्रु गैस का जो रासायनिक नाम है ऐसे होता नहीं है, लेकिन इसके घटक कई सारे होते हैं, जिसमें से एक घटक इसमें लिखा हुआ है क्लोरोएसिटोफिनोन। ये आपके क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो अगर आपका जवाब ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है, तो ये आपका सूर्य का प्रकाश, सॉरी विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है। तो अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए तो विटामिन बी का यहाँ पर रासायनिक नाम क्या है। बी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर कोई नाम तो दिया नहीं, तो यहाँ पर विटामिन B7 करिए। मैं कह सकता हूँ बायोटीन। विटामिन B7 का नाम बायोटीन होता है, ये आपको देख लेना है। अगला क्वेश्चन है आप सभी से करा है नपुंसकता या बंध्यता ये किस विटामिन की कमी की वजह से होता है, तो किस विटामिन की कमी से होता है ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, फटाफट बताइए। तो ये विटामिन ई की कमी की वजह से होता है, यानी आपके क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका रासायनिक नाम यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर है। ब्लीचिंग पाउडर आपके क्वेश्चन का यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है। साधारण नमक का रासायनिक नाम यहाँ पर सोडियम क्लोराइड है। क्या है, सोडियम क्लोराइड आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन के का रासायनिक नाम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर फिलोक्विनोन आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए मार्स गैस किसे कहा जाता है, तो मीथेन की अगर मैं बात करूं, मीथेन को यहाँ पर मार्स गैस कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए यहाँ पर डाईफ्लोरोमीथेन बाजार में किस नाम से पाया जाता है, तो आपको मालूम होना चाहिए किस नाम से जाना जाता है। ये आपका फ्रियोन 12 के नाम से जाना जाता है। डाईफ्लोरोमीथेन ये बाजार में फ्रियोन 12 के नाम से पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम क्या है, कि आपके क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम क्या है, तो क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है, मैं कहूंगा पारे को कहा जाता है क्विक सिल्वर। अगला देखिए बहुत तेजी के साथ चलना है, इसलिए आपको अपने मनोमस्तिष्क को बहुत ध्यानपूर्वक अटेंशन में आपको इन सभी क्वेश्चन को करना है जो आपके सामने मैं करवा रहा हूं, क्योंकि कोई भी सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है, ये आ जाए या इसको छोड़ करके अगला क्वेश्चन आ जाए, तो बहुत चौकन्ने तरीके से इन सभी क्वेश्चंस को करते रहना है। कह रहा निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है, तो ये यूरेनियम आपकी भारी धातु है। अगला देखिए पीतल, तांबा, जर्मन सिल्वर कौन सब में पाया जाता है, कौन सब में पाया जाता है, तो अगर बात करें यहाँ पर तांबा आपकी क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में लौह चादर किससे लेपित की जाती है, तो जस्ते से ही लेपित की जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये आपका त्रिवेंद्रम में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला देखिए मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान कौन सा था, तो कौन सा था, ये आपका पाथ फाइंडर था, मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ।
अगला देखिए, शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप कौन सा होता है? तो कौन सा होता है? ये हीरा होता है। हीरा आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, इनमें से कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो कठोरतम पदार्थ की बात करें तब भी आपका जवाब हीरा हो जाएगा, क्योंकि ये कठोरतम पदार्थ है। सोडियम का परमाणु संख्या कितनी होती है? ये 11 होती है। ये सोडियम की परमाणु संख्या होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। आप मानव शरीर में उपस्थिति को कहाँ पाएंगे? तो अगर यहाँ पर बात करें तो अब आपके सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर जांग हो जाएगा। जांग आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा हम 1 मिनट में डैश करते हैं। ये अगर आपसे पूछे हम कितनी बार सांस लेते हैं, तो 1 मिनट में यहाँ पर 16 से 18 बार सांस लेते हैं। उसके बाद देखिए, यहाँ पर टीबिया नामक जो आपकी हड्डी पाई जाती है, ये कहाँ पाई जाती है? टीबिया नामक हड्डी ये कहाँ पाई जाती है? तो ये मैं कहूँगा ये टांग में पाई जाती है। टीबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी, जो कि यहाँ पर हो जाता है। वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है, तो वो अंग आपका यकृत है। यकृत ये मानव शरीर में पित्त का यहाँ पर उत्पन्न करता है, पित्त का श्रवण करता है। उसके बाद देखिए, मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तत्कालिक ऊर्जा मुख्य स्रोत है? तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में तो आप लोग क्या कहेंगे? विटामिन या कार्बोहाइड्रेट? तो ये कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर तत्कालिक ऊर्जा प्रदान करता है। ये आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, कह रहा है मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है मुझे बताइए? तो मैं कह सकता हूँ 7.4। ये क्या है? मानव की रक्त का पीएच मान है। अगला देखिए, मानव के हृदय की समान स्पंद गति प्रति मिनट कितनी होती है? तो ये कितनी होती है आपसे पूछा जाता है। 72 मिनट प्रति होती है, आपको याद कर लेना। अगला देखिए, सर्वग्राही रक्त समूह होता है। सर्वग्राही रक्त समूह की अगर मैं बात करूं तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका AB ब्लड ग्रुप जो होता है ये सर्वग्राही कहलाया जाता है। अगला देखिए, एक AB ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है। किसको दे सकता है? और सिर्फ AB ग्रुप वाले व्यक्ति को ही ये खून दे सकते हैं, बाकी किसी को नहीं दे सकते हैं। ओ रक्त समूह वाले आदमी का रक्त किसे दिया जा सकता है? तो ये साथियों ए रक्त वाले को भी दिया जा सकता है। AB यानी कि ये इन सभी रक्त समूह को दिया जा सकता है, वो ओ रक्त समूह वाला व्यक्ति। आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपको देखना और बताना राइट आंसर क्या हो जाएगा। 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है? 9.8 न्यूटन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है आज के सेशन में आपके टॉप 85 ही क्वेश्चन थे। जो शेष क्वेश्चन थे वो आपकी नेक्स्ट पार्ट में करवाए जाएंगे। तो ये कैसी लगी ये क्लास आप सभी लोग देखिए और राइट आंसर बताने की कोशिश करिएगा, जो भी आपको क्वेश्चंस दिए थे होमवर्क के लिए। तो बताइए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जो भी। और अभी एनालिसिस आपको करवाएंगे, एनालिसिस को भी जरूर एंजॉय करिएगा, देखिएगा ध्यानपूर्वक। और हम सभी लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।